हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो प्यारे बच्चे, लक्ष्य पीवाईक्यू आप सभी के लिए मैं सेशन लेके आया था। एक सेशन हमारा हो चुका था, आज दूसरा सेशन हमारा है और यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को मुझे करवाने हैं। मैंने कहा था टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ, तो ये टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी को मैं करवाऊंगा बच्चे। दूसरा सेशन है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। जो बच्चे बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू किया है, तो देखो ये तो संभव ही नहीं है कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूरा सिलेबस कर सको, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। जो हमारे एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जो हमारे एलिजिबिलिटी हमारे पेपर होते हैं बच्चे, उनके अंदर हम सिलेक्टेड पोर्शन करके भी काम कर सकते हैं और सबसे अहम रोल होता है वहां पे एमसीक्यू या पीवाईक्यू क्वेश्चंस का। और अगर कोई टीचर आपको समझा दे तो आपका काम बच्चे सारा आसान हो जाता है। खुद से तो हालांकि नहीं बनते हैं, अगर हमने पूरा कंसेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ा तो बच्चे उसी ले पे मैं आप सभी के साथ हूं और आप सभी को इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंसे और इसी बार हम एलिजिबिलिटी हमारा जो टेस्ट है उसको कंप्लीट कर दें। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका था, जहां तक मुझे याद है 25 मैंने करवा दिए थे। आज हम 25 के बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वहां से बच्चे शुरू करते हैं सर। चलिए बच्चे 26 नंबर, जस्ट अ सेकंड। यस, यहां तक हमारे हुए थे बच्चे क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया था। यस, नहीं 22 नंबर हमारा हो गया था बच्चे, यहाँ पे हम आ गए थे। आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा बच्चे। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन डज नॉट अकर इन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन किस में नहीं होता है? पहली बात तो सर मीनिंग क्या है इस बात का, समझिए। ये एक्सप्लेनेशन आप सभी की। रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन या इसको इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन भी कहा जाता है। इसमें ओव्यूलेशन तब होता है जब कोपुलेशन या सेक्सुअल मेटिंग होती है। कोपुलेशन या सेक्सुअल मेटिंग का मतलब है जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स के लिए, संभोग की क्रिया के लिए जब मिलते हैं, उस समय पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर एग जो होता है आपका रिलीज होता है। आपके अंडाणु जो होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है बच्चे, वो रिलीज होती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन कहा जाता है। ये स्पीसीज में होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए ओव्यूलेशन कोपुलेशन से ट्रिगर होता है। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाए, मतलब मेल और फीमेल सेल का मिलना अच्छे से हो जाए, इसके लिए जो आपका ओव्यूलेशन है वो मेटिंग के टाइम पे होता है, नहीं नर और मादा के मिलने के टाइम पे होता है। एग्जाम्पल जैसे कैट हो गया, रेबिट हो गया बच्चे, है ना, इन सब के अंदर आपका ऐसा होता है। क्या होता है मेटिंग के दौरान इनके अंदर जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ना, वो एक्टिव होता है और जिससे हमारा क्या होता है, एग का रिलीज मेरे भाई होता है। ओके सर। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन जैसे हमारे अंदर होता है, इसमें क्या होता है, रेगुलरली होता रहता है। मतलब उसको मतलब नहीं कि नर और मादा मिले ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं। एक निश्चित समय के बाद में जो एग रिलीज होता है, यानी अंडाणु का जो स्त्राव होता है बच्चे, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। लगातार हम बोल सकते हैं उसको होता रहता है। ये किस में होता है? रेट्स में, ह्यूमंस में, काउज में होता है। यहां पर आपसे बोला है रिफ्लेक्स किसमें नहीं होता, तो देखिए मैंने बोला ना आपको, रेट्स में कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे आपका डी वाला सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज के पॉजिटिव कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ सोडियम। शरीर के किस तरल पदार्थ में पोटेशियम का कंसंट्रेशन यानी पोटेशियम की मात्रा सोडियम से ज्यादा होती है? अब देखो मतलब क्या भाई, हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्टली ऑर्गेन्स है ना, उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा सोडियम से कम होती है मोस्टली जगह पे। लेकिन ऐसा कौन सा अंग है जहां पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा सोडियम से ज्यादा होती है, आपसे पूछा गया।
ये बच्चे आप सभी के लिए लिखा हुआ है और आंसर आपका एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ क्या होता है? हमारे कान का जो आंतरिक भाग होता है उसको कहा जाता है बच्चे। तो वहां पर ये आपकी बात बिल्कुल सटीक बैठेगी, सी आंसर आपका देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन आप सभी बच्चों के लिए मैंने लिख रखी है अलग से, इसीलिए लिखी हुई है बच्चे। आराम से जब पीडीएफ आपको मिलती है, टेलीग्राम अपना चैनल है उसके ऊपर ये सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं, पिछली क्लास की पीडीएफ भी और इस क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मैं आप सभी के लिए डालूंगा। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी तो टेलीग्राम पे दोनों आएंगी। जो बच्चे को लिंक नहीं मिल रहा है टेलीग्राम का बच्चे, तो इस नंबर पे आप सभी मुझे मैसेज करके भी टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं। डायरेक्टली मिल जाए आपको संसारम के नाम से तो डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप संसारम के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारे लिंक आपको दिए गए हैं, वहां से व्हाट्सएप जो भी आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चे कि लैटिट्यूड वाली किसी स्पीसीज में, लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सुना होगा ना आप सभी ने, दो प्रकार की रेखाएं होती हैं हमारे ग्लोब के ऊपर। एक कौन कौन सी होती है बच्चे? मैंने कहा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। अब हिंदी में आप सभी ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा हुआ इनको, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं बच्चे, ऐसी आपने पढ़ी हैं। तो इसने कहा जो लैटिट्यूड वाली रेखाएं है ना, वहां पर कोई स्पीसीज जो है, जानवर है, उनकी आबादी के एवरेज बॉडी मास में आम बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? भाई ऐसा माना जाता है कि जो लैटिट्यूड के आसपास वाली स्पीसीज हैं, लैटिट्यूड के आसपास वाले स्पीसीज हैं, जैसे जो ठंडे प्रदेश है ना वहां के आसपास के जो जीव हैं, स्पीसीज हैं, उनकी बॉडी बड़ी क्यों होती है, उनका शरीर भारी भरकम क्यों होता है? तो इसके पीछे क्या कारण माना गया है, किसका नियम माना गया बच्चे? समझिए उस बात को। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा इसको पढ़ते ही साथ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसा मिक्स करके लिखा हुआ है कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी। एक व्यक्ति थे आपका बर्गमैन, उन्होंने एक रूल दिया था। उन्होंने क्या कहा था? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि भाई एक स्पीसीज के अंदर जो जानवर ठंडी जगहों पर रहते हैं उनका बॉडी साइज बड़ा होता है। कारण क्या होता है कि बड़े शरीर के कारण उनका जो सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है और कम हीट लॉस होता है बच्चे, और ठंड में बेहतर अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, अपने आप को जीवित रह सकते हैं। मेरे भाई समझ में आ गई बात? तो ये आंसर किसका हो गया? बी वाला आंसर आ जाएगा सर। तो इसका संबंध किससे? हीट से। और ये बात किसने बताई थी? बर्गमैन ने बताई थी। तो इसी को आप लोग आंसर भी दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, मेलानोप्सिन इज फाउंड इन विच सेल ऑफ रेटिना? मेलानोप्सिन रेटिना के किस कोशिकाओं में पाया जाता है? देखिए बच्चे, ये आपका मेलानोप्सिन क्या होता है? ये एक फोटो पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लिया सेल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IPRGCs। देखो मेरे भाई, रेटिना की जो अंदर फोटोसेंसिटिव सेल होती है, फोटोसेंसिटिव सेल का मतलब होता है प्रकाश के प्रति जो संवेदनशील होती हैं, तो उन सेल के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। काम क्या होता है इसका? काम होता है मेरे भाई, सबसे मेन काम क्या होता है कि जो प्यूपिल होता है ना हमारा, देखो आंखों के अंदर गोल चक्कर होता है, ये आइरिस होता है, इसी के अंदर होता है प्यूपिल। तो ये प्यूपिल जो होता है ना बच्चे, तो इस प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं, मतलब इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी संकुचन, और इसका एक्सपेंशन है, उसको कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे ही लाइट, मान लीजिए आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हो, आपने एकदम से लाइट ऑन करी, तो देखो कुछ समय के लिए आप क्या करते हो? ऐसे करते हो ना। रीजन क्या है? आपका वो संकुचित हो रहा होता है। जब तक संकुचित नहीं होगा ना तो एकदम से ज्यादा लाइट प्रवेश कर जाएगी, लेकिन क्या हो रहा, जैसे लाइट ऑन हुई तो आपकी आंखें संकुचित होती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यही सेल होती हैं जिनका काम क्या होता है, हमारे प्यूपिल को संकुचित करना, ताकि बहुत ज्यादा प्रकाश एकदम से एंटर ना कर पाए। समझ में आ गई ना बात? ये इसका मुख्य काम होता है बच्चे। तो यहां पर आपको दे रखा है, कौन सा आ जाएगा सर? ये आ गया आपका गैंग्लियन सेल, आंसर आ जाएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चे। क्वेश्चन दिया गया है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, उसको अपने जीनोम को डुप्लीकेट करने में 40 मिनट लगते हैं। ये क्वेश्चन अभी CSIR नेट में आया था बच्चे, और अब कहोगे सर नेट वाला क्वेश्चन है क्या सर बाकी के सेट एग्जाम के लिए भी है? बिल्कुल बच्चे, 100% मैं कह रहा हूं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, देखो बच्चे अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, और बच्चे जो अनुमान लगाते हैं, अगर बच्चे इतने ही ज्यादा विकसित मस्तिष्क वाले हों तो हमारी आवश्यकता उनको ना पड़े। बच्चे हमेशा वो काम करने की कोशिश करते हैं जिनकी समझ उनको 10 साल बाद आएगी, और कहीं ना कहीं उसके आधार पे वो गलती कर बैठते हैं और अपने भविष्य को फिर वो डार्क में ले जाते हैं। तो इसलिए बच्चे आपका काम है स्टडी करना,
मेहनत करना, दबा के मेहनत करना, जितनी हो सके उतनी करना भाई, मेहनत खराब नहीं जाने वाली। लेकिन आप मेहनत को कम करके ओवर थिंकिंग पे उतर आते हो कि ये क्वेश्चन वहां आता तो वहां कैसे आएगा। भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम जिस दिन होगा ना, तो तुम्हें पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके होंगे। एटलीस्ट 5 साल बाद हमारा ब्रेन इतना विकसित होता है, हम ये डिसाइड कर सकें कि एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। बच्चे हम सोचते हैं कि पढ़ाने के बाद 1-2 साल में तो हमें सब कुछ पता लग जाता है। मेरे भाई इतने सारे एग्जाम होते हैं, इतनी वैरायटी होती है उनके क्वेश्चंस के अंदर, आपको 5 साल बाद तो समझ में आना शुरू होता है। और आप कोशिश कर रहे हो आज ही उस बात को जज करने की। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेहनत मेहनत मेहनत, तुम एक ही काम कर सकते हो, वो है मेहनत, और उसी के ऊपर अपना जोर दो मेरे भाई। ठीक है सर। तो यहां पर क्वेश्चन दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे रिपीट होते हैं कि ई कोलाई जो है ना, वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करने में 40 मिनट लगाता। कब? जब वो डबल रेप्लिकेशन करता है, मतलब डीएनए के दोनों तरफ से कॉपी बन रही होती है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना, तो डीएनए की दोनों तरफ से जब वो कॉपी बनाता है ना, तो अपना जेनेटिक मटेरियल को, अपने डीएनए को डबल करने में 40 मिनट लगते हैं। इसने कहा मान लो अगर ई कोलाई जो है ना, वो एक ही स्ट्रैंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को पूरी कॉपी बनाने के लिए एक तरफा रेप्लिकेशन करे, एक तरफा रेप्लिकेशन करे मेरे भाई, यानी एक ही स्ट्रैंड का यूज करे, तो फिर बताइए उसको कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, लेकिन बच्चे देख के ऐसा सोचते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। दो तरफ से अगर वो 40 मिनट ले रहा है, तो एक ही तरफ से करेगा तो कितना लगेगा समय? सर सीधी सी बात है, एक ही तरफ से करेगा तो 80 मिनट लगेंगे। समझ में आ गया ना बात बच्चे आपको? ओके सर, 80 मिनट लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका था बच्चे, समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है, ये रही आप सभी के सामने। बाई डायरेक्शनल के बारे में लिखा है कि डीएनए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करे, इससे जीनोम जल्दी डबल हो जाता है। दिया गया 40 मिनट लगते हैं, तो एक ही तरफ से करेगा तो समय डबल हो जाएगा, 80 मिनट लगेंगे। तो ये इसके अंदर मैंने पीडीएफ के अंदर बच्चे आपको दिया हुआ। बताइए समझ में आई कि नहीं आई बात? चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले बच्चे आप सभी के लिए सूचना एक छोटी सी हम कुछ ही सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हैं। सो ये बच्चे सेट के लिए प्रैक्टिस बुक मैंने आप सभी के लिए कंपाइल करी है, और इसके अंदर अभी 2020 से लेकर के और 2025 तक जितने सेट एग्जाम हुए हैं आपके आसपास के राज्यों में, आपके राज्य में, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे, तो यहाँ पर जितने सेट एग्जाम अभी यानी पैटर्न में जो क्वेश्चन आपके ट्रेंडिंग में हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं इस बुक के अंदर। बच्चे आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ यूनिट वाइज क्वेश्चन की संख्या 1300 से ज्यादा रहने वाली है। यानी यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे, 1300 से ज्यादा क्वेश्चंस की संख्या इस बुक के अंदर रहने वाली है। पिछले 5 साल के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। तो मिलेगी कहाँ पे? संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बच्चे, तो वहीं पर बुक्स का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगी ऑर्डर करते ही साथ। ओके सर, फिर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, एमपी सेट के लिए जो 2026 वाला भी 11 जनवरी को होगा, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बैच आपको मिलेगा बच्चे। लाइफ साइंस का पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट बैच है, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, लाइव रिकॉर्डेड, डीपीपी, मॉक टेस्ट, सारी चीजें मिलेंगी बच्चे। ये 1999 फाइनल प्राइस होगा। जो बच्चे अपना जी जान लगा दो, अभी आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं, इसमें जी जान लगा दो, हो गया तो बेस्ट है, नहीं तो ये जो आपका फाउंडेशन बैच है, जो कि आपको करना, जीवन में एक बार करना ही करना है फाउंडेशन से तैयारी, ये आपका फ्री रहेगा। जिसने यहाँ पेमेंट किया है उसके लिए बैच में कोई पैसा नहीं लगेगा बच्चे। छत्तीसगढ़ वाले बच्चे करना चाहते हैं, उनका फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, एमपी का फाउंडेशन भी शुरू है, टारगेट भी शुरू है बच्चे। जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं उनका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, सारी फैसिलिटी के साथ में बच्चे। और ये कोर्स की फीस मेरे पास आने से पहले एक बार मार्केट में देख लो, कहीं पे आपको 10,000, कहीं पे 13,000, कहीं पे 8,000 ये फीस मिलेगी। लेकिन आप सभी बच्चों से डिस्कस करके आपकी सभी बैच की फीस 1999 आपको मिलेगी बच्चे। अच्छा, कोई चाहते हैं कि अगले साल नहीं करना सर, हमें तो इसी बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये आपके लिए एक रामबाण इलाज में ले आया हूं बच्चे। जैसे ये बैच मैंने बताए हैं आपको, उसी प्रकार से बच्चे ये अब एक 11 जनवरी के लिए स्पेशल टारगेट करके ये आपको दिखेगा एमपी सेट का बच्चे लाइफ साइंस का पावर एमसीक्यू बैच। इस बैच के अंदर भी आपको 5 साल के जो एमसीक्यू हैं वो सारे पीवाईक्यू जो हैं बच्चे, एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू के साथ में पूरे प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और शायद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार 1300 से 1400 1500 जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, 1000 से ज़्यादा संख्या रहेगी। अब आपका पेपर आपको दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपके लाइफ साइंस के आने हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से फंसे बच्चे। प्राइस सिर्फ नॉमिनल सा है,
399 प्राइस आपको दिखेगा इस बैच के अंदर। ये भी संसारम एप्लीकेशन में मिलेगा। कोई बच्चा चाहता है कि मेरे अगले 2 साल तक मुझे किसी बैच में कहीं पे पेमेंट ना करनी पड़े, तो ये 2 बैच हैं, एमपी सेट और वर्ग 1 का कॉम्बो बैच है, जिसमें दोनों की तैयारी होगी। 2499 रुपये में है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बच्चे। इसमें पेमेंट करेंगे तो वैलिडिटी आप जितनी चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ा सकते हो, चाहे 10 साल बढ़ा लेना। इसके बाद किसी बैच में अलग से पैसा नहीं लगना, सारे बैच का एसेस आपको मिल जाएगा। CSIR नेट का बैच आप लेते हो तो इसके बाद भी बच्चे आपको सभी बैच का एसेस मिल जाता है, और इसकी प्रिपरेशन के बाद में मुझे नहीं लगता है किसी चीज़ की आपको अलग से आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों बैच भी आप सभी के लिए अवेलेबल हैं बच्चे, और फैसिलिटी दोनों के अंदर सारी होंगी। आपके डिटेल्ड कंसेप्ट, DPP, चैप्टर वाइज MCQ सेशन, पेपर 1, पेपर 2, स्टडी प्लान के लिए काउंसलिंग, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए सर, ये तो हो गई बात हमारी यहाँ तक, जो आप सभी ने समझ ली होगी। अभी हम आ जाते हैं और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है। ये आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चे आप सभी के पास में। यह पता है कि एक जैसी डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी वाले 2 जीवों के DNA कंटेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है, ऐसा इनकी संख्या में बड़े अंतर के कारण होता है। आपको कहा भी कि एक जैसी डेवलपमेंट का तरीका होता है कोई 2 जीवों के अंदर, और इनके DNA के कंटेंट में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो मेरे भाई, एक कंसेप्ट, एक सिद्धांत हमारे पास में आया था। जस्ट अ सेकंड बच्चे, एक सिद्धांत हमारे पास में आया था, और उस कंसेप्ट ने आपको क्या कहा था, एक कहा था सी वैल्यू पैराडॉक्स। इन्होंने कहा था भी कुछ ऑर्गेनिज्म जिनकी डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर है, मतलब उनके विकसित होने का तरीका समान है, उनके DNA में बहुत फर्क होता है। जैसे उभयचर हैं और ह्यूमन, दोनों का जो जीनोम का साइज है ना वो सेम है, मतलब हमारे DNA, हमारे जीन्स दोनों का, जो एम्फीबियन उभयचर होते हैं ना, जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उनके जीन का भी और हमारे जीन का साइज सेम है। लेकिन फिर भी मेरे भाई डिफरेंस है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के अंदर। कैसे कैसे है मेरे भाई, समझिए। इसके पीछे कारण है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन का मतलब होता है कि देखो, DNA किससे मिलके बनता है, जीन से। तो DNA के अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपनी जगह बदल सकते हैं जो अपनी जगह बदल सकते हैं बच्चे। तो ये जो DNA सीक्वेंस में ऐसे जीन होते हैं जो मूव कर सकते हैं, समझ गए मेरे भाई। तो यही होते हैं आपके, एक तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बोलते हैं इनको, मतलब जो अपनी जगह बदल सकते हैं। दूसरा मेरे भाई रिपीटेटिव DNA होता है। रिपीटेटिव DNA का मतलब होता है नॉन कोडिंग रिपीट्स। इसका क्या मतलब हुआ सर, जिसने कंसेप्ट पढ़ा वो जानता, नहीं तो बता देता हूं भाई। हमारे DNA के अंदर 2 प्रकार के हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ऐसा होता है जो किसी न किसी प्रोटीन बनाने के लिए बोलता है, एक होता है जो किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए नहीं बोलता, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कोडिंग रिपीट्स। तो इसके कारण वैरायटी होती है। एक बात ध्यान रखना, हम जितने भी, मान लीजिए हम ह्यूमंस हैं, हम जितने भी ह्यूमंस हैं ना, हम सबका 99.9% जो DNA कंटेंट है सेम है। सिर्फ 0.1% हमारा डिफरेंट होता है, और वो 0.1% पता कहां होता है, वो यहां पे होता है, नॉन कोडिंग वाले हिस्से में होता है। DNA के नॉन कोडिंग वाले हिस्से में होता है डिफरेंस, बाकी हमारा पूरा सेम होता है। तो सोच के देखो 0.1% से ही क्या कितना फर्क आ जाता है मेरे भाई। ओके सर, समझ गए ना बच्चे। तो ये 2 चीजें मैंने बता दी आपको, इन्हीं के आधार पे आप आंसर दे सकते हो। तो आंसर क्या होगा बच्चे इसका, मुझे ए में ही दिख रहा है। एक तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, मतलब ऐसे DNA के सीक्वेंस जो अपनी जगह बदल सकते हैं, और दूसरे रिपीटेटिव DNA आप लोग मेरे भाई बोल सकते हो। और ये मुझे दिख रहा है बी में, सॉरी ए में नहीं है, ए में तो एक तीसरा आंसर दे दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। बी वाला आंसर आपको देना है इसका। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। 32 नंबर क्या कहता है आपको, छोटी आबादी में एलील की फ्रीक्वेंसी पर इनमें से किसका सबसे कम असर होगा। छोटी सी आबादी है और वहां पर एलील के बारे में एक आपका हार्डी-वेनबर्ग ने एक नियम दिया था, आपने ही पढ़ा था कि भी एलील्स की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मतलब एलील यानी जीन्स, किसी भी एक विशेष गुण के लिए जो जीन होते हैं, मान लो नीली आंखों के लिए एक जीन है, काली आंखों के लिए जीन है, तो हमारी आबादी में वो कंजर्व रहता है, जनरेशन टू जनरेशन उसका अनुपात सेम रहता है। उन्होंने एक नियम दिया था। तो इसने कहा कि छोटी आबादी जो है ना, उसमें जो एलील की फ्रीक्वेंसी है, मतलब उन जीन्स की संख्या जो है वो किस, तो उस छोटी आबादी पे किसका सबसे कम फर्क पड़ेगा, ये आपसे बोल रहा है। भाई फर्क तो पड़ सकता है, अगर कुछ वहां पर चेंज होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, किसका सबसे कम फर्क पड़ेगा मेरे भाई। तो देखिए
एलील फ्रीक्वेंसी, किसी पॉपुलेशन में किसी जीन का जो ऑकरेंस रेट है, जो उसकी होने की गति है, वो आपकी क्या होती है मेरे भाई, वो फिक्स होती है। अच्छा, उसको प्रभावित कौन करता है? एक तो प्रभावित करता है रैंडम मेटिंग, मतलब जो मेटिंग का मतलब संभोग के लिए मिलना, मतलब ऐसे जीव जो रैंडमली मिलते हैं, तो इससे क्या होगा, जो एलील्स है ना वो भी रैंडमली पेयर हो जाता है, इससे फर्क पड़ेगा, है ना। दूसरा मेरे भाई इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का मतलब होता है रिलेटेड इंडिविजुअल्स का मेटिंग, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। इसका इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि हमारे रिलेशन में ही, जैसे कजिन्स के साथ में शादी कर ली, कुछ हमारे ऐसे धर्मों में होता है, तो वहां पर क्या होता है बच्चे, उससे ही फर्क पड़ेगा। तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है मेरे भाई कि आपकी कोई पॉपुलेशन थी, बहुत छोटी पॉपुलेशन थी, उसके अंदर किसी भी कारण से किसी एक जीव की संख्या एकदम से बढ़ गई, दूसरे जीव की संख्या घट गई, तो उससे भी हो सकता है। या फिर आउटब्रीडिंग, इससे भी हो सकता है बच्चे, है ना। ये सारे फैक्टर आपके दिए गए हैं यहाँ पे। अब आउटब्रीडिंग जो होता है ना, वो अनरिलेटेड है किससे, इस मैटिंग वाली प्रोसेस से मेरे भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो सही आंसर क्या होगा, इन चार ऑप्शन में से पूछा क्या था, पूछा यह था कि किसका सबसे कम असर होगा मेरे भाई, किसके अंदर सर छोटी आबादी में एलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा सर, ये आपके सबसे ज्यादा आपके एलील के ऊपर सबसे कम असर किसका होगा सर, आउटब्रीडिंग का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे, सबसे कम पूछा था। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का मैच्योर होना इस पर निर्भर नहीं करता। आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं, फिर मैच्योर होती हैं अपना फंक्शन करने के लिए, किस पे डिपेंड नहीं करेगा ये मैच्योर होना। तो देखिए मेरे भाई, आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, फोलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, पायरिडॉक्सिन की बात करें मेरे भाई, इसकी भी आवश्यकता, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को बनाता है मेरे भाई। अच्छा, फिर बात है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो विटामिन ई होता है ना, ये तो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, डी वाला आ जाएगा सर। फिर आ जाओ 34 पे, इंसान के क्रोमोसोम के बारे में नीचे दी गई बातों में से कौन सी बात सही है बच्चे, चार बातें आपको दी गई है। चलिए सर, अब क्या क्या दिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जिन क्रोमोसोम में जीन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो आम तौर पर न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ होते हैं, मतलब जिन क्रोमोसोम के अंदर ज्यादा पास पास जीन होते हैं ना, वो आपके केंद्रक के अंदर कहां होते हैं, सेंटर में होते हैं। फिर बोला है कि जिन क्रोमोसोम में जीन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वे आमतौर पर न्यूक्लियस के पेरीफेरी, मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो होंगे लेकिन दीवारों पे होंगे, सेंटर में नहीं होंगे, बीच में नहीं होंगे। फिर बोला अलग अलग क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर न्यूक्लियस के सेंटर में एक साथ जमा होते हैं। फिर बोला है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की पोजीशनिंग बिल्कुल रैंडम होती है। चार बातें हैं मेरे भाई। तो देख लो भाई, इसका सॉल्यूशन बड़े सरल शब्दों में लिखा हुआ मैंने, और आप एक बार पढ़ते ही समझ जाओगे, हाँ सर ये वाला ऑप्शन था। देखो भाई, हमारे ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, न्यूक्लियस में रैंडम तो नहीं होते, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, जीन की मात्रा के हिसाब से होता है। जीन रिच का मतलब जिस क्रोमोसोम में जीन ज्यादा होते हैं वो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं, और जहां पे जीन कम होते हैं वो न्यूक्लियस की दीवारों के पास होते हैं, सेंटर में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब मेरे भाई गलत बात कौन सी है जो इसने पूछा था आपसे, एक ही बात दिख रही है मुझे, ये आपका डी वाला, ये गलत बात इसने पूछा था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका गलत बात हो जाएगी। चलिए सर, इसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन 35 नंबर, इनमें से कौन सा माइक्रो इवोल्यूशनरी बदलाव में योगदान नहीं देता। मैंने आपको दो प्रकार के बदलाव बताए थे, दो प्रकार के इवोल्यूशन बच्चे समझाए थे, द बैच के अंदर कंसेप्ट समझा था। एक माइक्रो इवोल्यूशन बताया था, एक आपको मैक्रो इवोल्यूशन बताया था। क्या मतलब होता है बच्चे, माइक्रो का मतलब होता है छोटे स्तर पे परिवर्तन, यानी आप ऐसा कह दो कि जनरेशन टू जनरेशन जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन हमारे अंदर कोई छोटा मोटा बदलाव आ गया, हमारे पेरेंट्स में जो था, हम बच्चे हुए तो हमारे अंदर कोई बदलाव आ गया, ये माइक्रो होता है। और मैक्रो का मतलब होता है कि ऐसे बदलते बदलते हमसे एक नई जाति का आदमी बन जाए, वो मैक्रो होता है।
बड़े स्तर का बदलाव होता है कि नई जाति ही विकसित हो गई। यहां बोला है माइक्रो इवोल्यूशन, तो इनमें से कौन सा है जो माइक्रो इवोल्यूशन में बदलाव नहीं देता? म्यूटेशन होने से क्या होगा? रैंडम मेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। मेरे भाई 4 ऑप्शन दे रखे और पूछा कि इनमें से कौन सा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। देखिए मेरे भाई, इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, फैक्टर कौन कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन को, इसको समझना पड़ेगा। एक तो म्यूटेशन जो है ना, म्यूटेशन का मतलब समझ गए ना, हमारे जीन की सीक्वेंस में चेंज होना, जिससे फिर हमारी अगली पीढ़ियों में भी परिवर्तन होगा। एक जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये कंसेप्ट बच्चे मैं आपको समझा चुका हूं सारे के सारे। आप बार बार मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं हर एक चीज को हर बार जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार बोलूंगा। अब हमारा प्रैक्टिस का टाइम आ गया, थोड़ा सा शॉर्ट करके चलेंगे हम। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये भी मेरे भाई क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। नेचुरल सिलेक्शन जो है ये भी करेगा मेरे भाई। अच्छा, रैंडम मेटिंग जो होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये भी आपको प्रभावित करता है। यार अब एलील्स जो है ना रैंडमली पेयर होते हैं, तो उससे क्या होता है? हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है बच्चे, इसलिए एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते और माइक्रो इवोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। किसका? रैंडम मेटिंग का। तो डी वाला आंसर आ जाएगा बच्चे रैंडम, ये बी वाला आंसर आ जाएगा रैंडम मेटिंग। देखो रैंडम मेटिंग का मतलब रैंडमली अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में मेटिंग होती है, संभोग की क्रिया होती है, तो उससे बच्चे माइक्रो इवोल्यूशन जो है ना उसके ऊपर देखो अंतर तो आएगा, ये तो ध्यान रख लें। चेंज तो होगा, फैक्टर तो है उसके ऊपर जो असर डालेगा, लेकिन बाकी के फैक्टर से कम असर डालेगा, क्योंकि म्यूटेशन हो गया, हमारे जीन की सीक्वेंस चेंज हुई, तो पक्का अगली पीढ़ी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। जेनेटिक ये रैंडम मेटिंग मैंने बता दिया, फिर रैंडमली अगर 2 स्पीसीज मिलती हैं, रैंडम मेटिंग होती है उनके बीच में, तो उससे शायद चेंज ना भी आए। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट तो मैंने पहले ही कहा था मेरे भाई, कुछ स्पीसीज का एकदम से कम होना और एक दूसरी प्रकार के स्पीसीज का उदय होना, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक्स। इनमें से कौन सा बिना जहरीले सांपों की पहचान की खासियत बताता है? यह अभी रिसेंटली ही क्वेश्चन आपका आया था। ऑप्शन दे रखे हैं कि भी बेलनाकार पूंछ होती है, पेट पर छोटे स्केल्स होते हैं। बेलनाकार पूंछ होती है, पेट पर चौड़े ट्रांसवर्स स्कल लगे होते हैं। चौथा, इंफ्रालेबल स्केल सबसे बड़ा होता है। चपटी पूंछ होती है, चौड़े ट्रांसवर्स स्केल होते हैं। और तीसरा, स्प्रालेबल स्केल आंख और नाक को छूता है। बेलनाकार पूंछ होती है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई सीधी सी बात याद कर लियो, बिना जहर वाले जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में, उनकी जो टेल होती है सिलिंड्रिकल होती है। बेली स्केल कैसे होते हैं? ब्रॉड ट्रांसवर्स होते हैं। स्केल्स मतलब होता है बॉडी के ऊपर जो एक संरचनाएं होती है ना, उपास्थियों टाइप से बनी हुई, उसको कहा जाता है। और इंफ्रालेबियल स्केल ज्यादातर 4th स्केल जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, 4th सेगमेंट सबसे लार्ज होगा। और इसके अलावा हीट सेंसिटिंग जो उनके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है वो अब्सेंट होता है। जो नॉर्मली क्या होता है, स्नेक्स जो होते हैं ना, उनके अंदर हीट को सहन करने का ऑर्गन होता है। कई बार वो हीट को सेंस करके ही ह्यूमन को पहचानते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है या नहीं, वो हमारी हीट से पहचानते हैं। तो जो जहरीले नहीं होते उनके अंदर ये अब्सेंट होता है बच्चे। तो ये 4 पहचान है, इसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हो। ओके सर, अगले पे आ जाओ बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है ना उसकी सब टाइप दी गई है, इनमें से किससे गंभीर एवियन फ्लू, जो बर्ड फ्लू आपने सुना है ना, इनमें से किससे बर्ड फ्लू हुआ और हांगकांग में साल 1997 में बीमारी फैलने के लिए जिम्मेदार था? मेरे भाई यानी सीधी सी बात पूछ रहा है आपसे कि बर्ड फ्लू जो होता है किससे होता है, H1N1 से होता है या H5N1 से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बर्ड फ्लू जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की टाइप थी ना वो थी H5N1, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखी है? डी ऑप्शन में दे रखी है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 38 नंबर आपको क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा पौधों का फंगल रोग है? फंगस से होने वाले प्लांट के डिजीज का नाम पूछा है, उसको बोलते हैं एप्पल स्कैब कहा जाता है। उस एप्पल स्कैब में क्या होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार है कि भाई एक नया जो बेबी बोर्न हुआ है उसकी मदर का ब्लड ग्रुप जो है ना वो AB है और RH पॉजिटिव है, ठीक है सर, और फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप है O।
और वो भी ओ है और वो भी RH पॉजिटिव है। तो दोनों जब मदर फादर का ये ब्लड ग्रुप था तो बताइए उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ब्लड ग्रुप क्या होने की एक्सपेक्टेशन है। देखो जब भी ब्लड ग्रुप आपको कैलकुलेट करना हो बच्चे, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तरीका क्या है, जो भी आपको देखो, अगर RH फैक्टर है ना, अगर RH फैक्टर है तो आपने बोलना है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी RH फैक्टर डोमिनेंट होता है, ये अगली पीढ़ी में जाता ही जाता है मोस्टली केस में। मेन कैलकुलेशन करनी होती है आपको ब्लड ग्रुप के बारे में। कैसे, ये AB है, ये O है। सबसे पहले तो जो मदर फादर का ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है ना, उसको डबल अल्फाबेट में लिखना होता है। ये तो 2 अल्फाबेट में लिखा ही हुआ है, इसको भी डबल करना है। डबल करने का मतलब है हम अपनी तरफ से O ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? O। इसके अंदर O ऐड करो। ये पहला स्टेप था। 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। पहले स्टेप में डबल अल्फाबेट कर लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। A की O से करवाओ, फिर A की दूसरे O से, फिर B की O से करवाओ बच्चे, फिर B की दूसरे O से करवाओ। ये लो सर। अब तीसरा और फाइनल स्टेप है कि एक एक O काटने हैं, जहां भी दिखे वहां पे एक O काटना है। ये एक O काट दिया, आंसर आया A B। या तो A होगा ब्लड ग्रुप या B होगा, इन दोनों में से ही होगा बच्चे। तो यहां पर देखिए A ब्लड ग्रुप यहां भी नहीं दे रखा, यहां भी नहीं दे रखा, यहां भी नहीं दे रखा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपको B दे रखा है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में, ये भी आपका CSIR नेट में आया था बच्चे, और ये आपका क्वेश्चन गुजरात सेट के अंदर भी देखने को मिला था। ठीक है, और कुछ साल पहले CG सेट के अंदर भी ये देखने को मिला था, आपको याद रखिएगा। चलिए सर, तरीका समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, फिर आ सकता आपको। छोटी आंत में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए बच्चे इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 चीजें हैं, एक ऐसे केमिकल का नाम बताना है, और बिल्कुल सीधा आंसर लिखा हुआ बच्चे आप सभी के सामने बता देता हूं। तो कौन होगा बच्चे? ये रहा कोबैलोफिलिन। ये आपका बच्चे ये अवशोषण में सहायता करता, कैसे करता लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेशन करता हूं, आप लोग पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 41 नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा एजेंट मैसेंजियल सेल्स को रिलैक्स करता है? मैसेंजियल सेल, हमारे न्यूरॉन आप जानते हो, मैसेज चलता है, सिग्नल चलते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन चलती हैं। तो जो मैसेज जिन सेल्स के अंदर चलता है उनको रिलैक्स करने का काम कौन करता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, समझिए। मैसेंजियल सेल्स जो होती हैं वो ग्लोमेरुलस के अंदर होते हैं। ठीक है सर, ये कैपिलरी लूप को सपोर्ट करते हैं और फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया को रेगुलेट करते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, GFR कम। रिलैक्सेशन से क्या होगा? फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया बढ़ जाता है, GFR बढ़ जाता है। हिस्टामाइन क्या करता है? ये यूजुअली वैसोलिडेशन या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन दोनों कर सकता है, लेकिन इसका प्राइमरी काम क्या होता है? प्राइमरी काम होता है इसका इन प्राइमरी सेल्स को क्या करना, मैसेंजियल सेल्स को क्या करना? कॉन्ट्रैक्शन करना मेरे भाई। तो आंसर आप सभी को मिल चुका है एक्सप्लेनेशन के साथ में ही। कौन होगा सर? हिस्टामाइन। देखो भाई, एक तो होती है मैसेंजियल सेल जो हमारे न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है। यहां पर जो लिखा हुआ है ये मैसेंजियल सेल, ये वो सेल नहीं है। ये सेल क्या होती हैं बच्चे? ये सेल होती है हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित, हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर ये सेल जो होती हैं, देखो हमारी किडनी के अंदर क्या होता है? वाटर, मिनरल्स, आयंस जो होते हैं, अब उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ भी सकता है, उनका एब्जॉर्प्शन घट भी सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए बच्चे ये सेल होती हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, संकुचित भी होती है, एक्सपेंड भी करती है, तभी तो अपना काम कर पाती है। तो आपसे ये पूछा था इनको रिलैक्स कौन करता है, एक्सपेंड कौन करता है? बच्चे वो करता है हिस्टामाइन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 42 नंबर पे। आउट ऑफ सेवरल जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन क्या होता है? प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है बच्चे, प्लांट के अंदर हार्मोन होता है। अच्छा, जिब्रेलिन कोई एक नहीं है, कैटेगरी का नाम है, ऐसे होते हैं GA1, GA2 ऐसे करके, ये 100 से भी ज्यादा है। जिब्रेलिन हार्मोन जो आप बोलते हो 100 से भी ज्यादा है इस कैटेगरी के अंदर, GA1 GA2 ऐसे बोला जाता है। आपसे पूछा पौधों में पहचाने गए बहुत सारे जिब्रेलिन हैं, उनमें से कौन सा बायो एक्टिव नहीं है बच्चे?
सबसे पहले बात करिए कि जिब्रेलिन्स जो होते हैं ना, ये प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं। रोल क्या होता है, हमारा तना जो होता है ना उसको लंबाई बढ़ाना, जो बीज होते हैं उनके अंकुरण बढ़ाना, जर्मिनेशन बढ़ाना, फ्लावर्स खिलाना, फलों का विकास करना। प्लांट में कई जिब्रेलिन होते हैं, लिखा हुआ मैंने, ये सभी बायोएक्टिव नहीं होते। कुछ क्या होते हैं, प्रीकर्सर या इनएक्टिव फॉर्म। बायोएक्टिव मतलब अपना काम करने के लिए जो सक्रिय हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो खुद एक्टिव नहीं होते लेकिन है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होते हैं। कुछ हलचल ऐसी होती है प्लांट में जो उनको एक्टिव कर सकती हैं, लेकिन हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। तो कौन सा ऐसा इनमें से जो एक्टिव फॉर्म में नहीं है मेरे भाई? तो सही आंसर आ जाएगा GA5। ये आपका जो लिखा हुआ GA5 ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। 43 नंबर, इनमें से कौन सा पौधों में सिलिकॉन के काम के बारे में बताता है? सिलिकॉन का काम क्या है मेरे भाई? इधर लिखा हुआ है, सिलिकॉन का काम होता है प्लांट्स में, सिलिकॉन प्लांट्स में जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं लेकिन बहुत बेनिफिशियल एलिमेंट है। रोल क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है ना उसको मजबूती देता है, तो सेल वॉल में पाया जाता है बच्चे, ये सेल वॉल में डिपॉजिट होकर उसको मजबूती देता है। दूसरा, डिजीज एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस, जो फंगल अटैक होता है मेरे भाई, तो या फिर जो आपके प्लांट्स के बहुत सारे भाग होते हैं उनके अंदर किसी न्यूट्रिशन की लोडिंग होती है, फूड की लोडिंग होती है, उससे ही बचाता है मेरे भाई। तो काम क्या हो गया, सिलिकॉन प्लांट के मेटाबॉलिज्म या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है, बाकी सारी चीजों में करता है। तो ये ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ बच्चे, देख लीजिए। ये रहा बी वाला, ठीक है, सेल वॉल की मजबूती में सहायता करता है, यही आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, आपको क्या कहा गया है? ग्लाइकोजन टूटने के पहले स्टेप में ग्लूकोज यूनिट्स रिलीज होती हैं। ग्लाइकोजन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है कि हमें अगर फूड चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें एनर्जी किससे मिलती? ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, लेकिन ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है ना उसी से ग्लूकोज बन के आता रहता है। तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। अब ये टूटने की प्रोसेस लंबी होती है, तो इस टूटने की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो आपकी सबसे पहले स्टेप में जो ग्लूकोज यूनिट रिलीज होती है उसका नाम आपसे पूछा गया बच्चे। तो क्या आएगा आंसर सर? वो होती ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये यूनिट सबसे पहले बनती है। अगले पे आ जाइए बच्चे, इनमें से कौन सा लिपिड सोल्यूबल हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल है और सेल हमारी कोशिकाओं के सरफेस के ऊपर जो सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं मेरे भाई, उसके साथ में संबंध रखता है, काम कर सकता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये आंसर आपको लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ये था प्रोस्टेग्लैंडिन, जिसको कहा जाएगा हमारा प्रोस्टेग्लैंडिन कहा जाएगा। ये पूरी एक्सप्लेनेशन दोनों ही लैंग्वेज में लिखी हुई है बच्चे। समझ गए बात को? उसके बाद आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, ऐसी बातचीत मतलब ऐसा इंटरेक्शन जिसमें जो एक्ट कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है, मतलब दोनों को नुकसान होता है, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है हमारे द्वारा? भाई देखो, एक्टर यानी कि जो सेल एक्ट कर रही है, मैसेज लेकर के आई है, उसको नुकसान होता है, और रिसिपिएंट को फायदा होता है, तो बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। कोऑपरेशन किसको बोलते हैं? जब दोनों को फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म कब बोलते हैं? जब एक्टर और रेसिपिएंट दोनों को फायदा होता है। स्पाइट किसको कहा जाता है? जब एक्टर और रेसिपिएंट दोनों को नुकसान पहुंचता है बच्चे। यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्टर और रिसीवर दोनों को नुकसान होता है, तो दोनों को नुकसान, ये आ जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। ये कई प्रकार के रिलेशन होते हैं कोशिकाओं के बीच में। अगला क्वेश्चन है बच्चे, इसमें दिया गया है चूहों के 2 स्ट्रेन जो एक जेनेटिक लोकस या रीजन को छोड़कर जेनेटिकली एक जैसे होते हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब चूहों की 2 कैटेगरी हैं, 2 स्ट्रेन हैं, 2 टाइप हैं, उनमें जो जेनेटिक लोकस या जो जेनेटिक क्षेत्र होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंट होते हैं, बाकी पूरा सेम होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये मैंने कंसेप्ट के अंदर आपको बताया था बच्चे, और याद रखिएगा क्या कहा जाएगा उसको, क्या कहा जाएगा मेरे भाई? देखिए
चारों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सिंजेनिक का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं। एलोजेनिक का मतलब होता है जिन्हें पूरी तरह से अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है। कॉन्जेनिक का मतलब होता है दो स्ट्रेन लगभग आइडेंटिकल होते हैं लेकिन एक ही स्पेसिफिक जीन अलग होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी वाला मुझे देखने को मिल रहा है, यही जवाब होगा। और ये सारी बातें याद कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए ही लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, याद करो डेवलपमेंट बायोलॉजी, मैंने आपको बैच के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाया था, पूरा प्रजनन तंत्र, उसके अंदर ही मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी आपको कंप्लीट करवाई थी। तो उसी के आधार पे क्वेश्चन है बच्चे कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो मैमल्स होते हैं उनके एम्ब्रियो यानी उनके भ्रूण के अंदरूनी सेल जो मास है ना, उसके सेल कैसे होते हैं? उसके सेल कैसे होते हैं? टोटीपोटेंट होते हैं, प्लूरीपोटेंट होते हैं, मल्टीपोटेंट होते हैं, यूनिपोटेंट होते हैं। इनकी परिभाषा मैं शायद पिछली क्लास में भी आपको दे चुका हूं और जो पिछली सीरीज मैंने चलाई थी एमसीक्यू की उसमें भी दे चुका हूं। तो एम्ब्रायो के अंदर मेरे भाई जो आंतरिक सेल होते हैं वो उसकी टेंडेंसी, उसकी कैपेसिटी कैसी होती है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर क्या होएगा मेरे भाई यहाँ पे? अच्छा, आप एक बार अपने मस्तिष्क के अंदर याद करके देखो मेरे भाई कि सर टोटीपोटेंट का मतलब जिससे, ऐसी कोशिकाएं जिससे हम हमारे शरीर का कोई भी अंग बना सकते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब मैक्सिमम अंग बना सकते हैं। मल्टीपोटेंट मतलब हमारे शरीर के ऐसी सेल जिससे हम कुछ अंग बना सकते हैं। यूनिपोटेंट का मतलब हम जिससे एक ही नया अंग बना सकते हैं, ज्यादा प्रकार के नहीं बना सकते हैं, ऐसे कहा जाता है बच्चे। तो यहां पर देखिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की बात हो रही है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो हमारी सबसे आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट से बनी होती है, उससे प्लेसेंटा बनता है और उसके अंदर जो सेल होती हैं ये एम्ब्रायो के सारे टिश्यू बनाने की क्षमता रखता है लेकिन प्लेसेंटा नहीं बना सकते। जब प्लेसेंटा नहीं बन सकता मतलब शरीर के सारे अंग नहीं बन सकते इससे, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई ये क्या है? ये प्लूरीपोटेंट है, टोटीपोटेंट नहीं है। टोटी का मतलब ऐसा सेल बॉडी का जो हमारा लीवर बना सके, किडनी बना सके, सब कुछ बना सकता है, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट सेल जो होती है ना वो प्लेसेंटा नहीं बना सकती, इसलिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लूरीपोटेंट। 49 पे आ जाओ बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर सीरियल एल्यूरोन में प्रोग्राम्ड सेल डेथ को तब तक टालने में शामिल माना जाता जब तक एंडोस्पर्म मोबिलाइजेशन पूरा न हो जाए? समझिए अब यहां पर आपको कहा क्या गया है बच्चे। सबसे पहली बात, एंडोस्पर्म का जिक्र आया है तो प्लांट की बात हो रही है। एंडोस्पर्म क्या होता है? बीज को डेवलप करने के लिए, सीड को विकसित करने के लिए, सीड को विकसित करने के लिए न्यूट्रिशन होता है बच्चे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या जवाब देंगे आप समझ लीजिए एक बार, कुछ टर्म मुझे और आपको मेंशन करनी है। एल्यूरोन सेल, देखो मोनोकोट डाइकोट दो प्रकार के प्लांट होते हैं, इनमें से एक के अंदर ही एक लेयर पाई जाती है सीड में जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एल्यूरोन सेल जो होती है वो सीड में रहते हैं और स्टार्च और प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम रिलीज करती हैं। ये तो एल्यूरोन सेल का काम हो गया। जिब्रेलिक एसिड का काम क्या है? एम्ब्रायो से रिलीज होता है और एल्यूरोन सेल को हाइड्रोफाइटिक एंजाइम्स बनाने के लिए सिग्नल देता है, ठीक है, जिससे क्या होगा? एंजाइम प्रोड्यूस होंगे और वो एक्टिव होगा मेरे भाई, और जिससे आपका पीसीडी तुरंत नहीं होने देगा। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? जीए के इफेक्ट को अपोज करता है, ठीक है सर। तो कंक्लूजन क्या? हमारी जीए सिग्नल एल्यूरोन सेल को एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए मेंटेन करता है और पीसीडी को तब तक पोस्टपोन करता है जब तक एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन मोबिलाइज नहीं होते हैं। तो सही आंसर क्या आ गया मेरे भाई यहाँ पे? ये आपको ए आंसर में दिख रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। अगले पे आ जाओ। 50 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा हार्मोन हड्डी से कैल्शियम को निकालने और यूरिनरी फॉस्फेट के निकलने को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? हमारी अस्थियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड में कौन डालता है भाई? ये जिक्र हमारा पहले हो चुका है और वो होता है सर ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कैल्सिटोनिन, एंजियोटेंसिन 2, पैराथार्मोन और एक आपका वैसोप्रेसिन। देखो दो फैक्टर होते हैं, एक तो कैल्सिटोनिन फैक्टर होता है और एक बच्चे आपका पैराथार्मोन, दो फैक्टर होते हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम हो जाए मेरे भाई तो हड्डियों को लेके जाता है कैल्सिटोनिन, और ब्लड में कमी हो जाए तो हड्डियों से बाहर निकालने वाला कौन होता है? वो होता है आपका पैराथार्मोन। तो याद रखिएगा बच्चे, पैराथार्मोन ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चे फिर आज यहां तक करते हैं, आज की कक्षा को रखते हैं हम लोग।
यहाँ तक अच्छी प्रकार से कीजिएगा। खुद देखो अभी थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, पिछली जो सीरीज मैंने चलाई थी वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस किया था, अभी मैं एक्सप्लेनेशन पे मीडियम फोकस कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे हर बार बिगिनर्स के लिए कोई सीरीज नहीं होती है। यहाँ पर मेरा जो मेन एम है इस सीरीज के अंदर, वो मेरा मेन एम क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने से निकाल पाऊँ। एक्सप्लेनेशन वाला समय जा चुका, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन वाला। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट आपने पढ़े हैं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, लेकिन कंसेप्ट का आपको आसपास ही नहीं ना, तो फिर आपको ये लगेगा कि बस पढ़ती मास्टर ने क्वेश्चन आंसर का टिक लगा दिया, बस निकल गए, है ना। तो देखो वो हर बच्चे के लिए अलग अलग सीक्वेंस होगी, तो आप अपने स्वयं का निरीक्षण करें और पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान दें बच्चे। तो मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।